मुंबई के अल्फा टूर्स एंड ट्रैवल्स नामी एजेंसी के जरिए महाराष्ट्र और कर्नाटका के आज़मीन हज के साथ धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया। अल्फा टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंट ने अभी तक की मालूमात के मुताबिक 70 से ज्यादा आज़मीन हज के साथ धोखाधड़ी की है। मकामी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई है। एजेंट फरार बताया जा रहा है। हम 50 लोग के पैसे और पासपोर्ट उनके पास दिए थे। लास्ट टाइम 9 तारीख को उनके हमारे बातचीत हो गई, तो अभी तुम्हारा वीज़ा का काम चालू है, तो 25 से 2 तारीख तक आप काम हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। और 10 तारीख को जब हमने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ रखा। जब तहकीकात करे तो हमें वो पता चला कि वो अपना ऑफिस बंद करके पासपोर्ट और पैसे लेके फरार हो चुका है। तो फिर वो हज के लिए पैसे भरे थे 1 साल पहले, तो उन्होंने बताया था, तो वो हिसाब से अभी चौकसी किए तो वो नहीं है, इधर ऑफिस भी उनका सील है। फिर इधर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में चौकसी को आए तो इधर बोलते वो डीबी मार्केट में जाके चौकसी करो, उधर पुलिस स्टेशन में। 1 साल के पहले एक ऐसी लिया था और अभी नज़दीकी 2 महीने के पीछे भरा 3 लाख रुपए लिया था वो, लेकिन वो 4 साल के पीछे अच्छी सर्विस दिया था हमें। जो सीट गए साल भी थोड़ी लेके गया था, उम्र के भी अच्छी सर्विस दिया था, लेकिन ये साल वो ऐसा क्यों, हमको भी कुछ गारंटी लग रही नहीं। यूपीएससी मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करवाने वाले महाराष्ट्र के सरकारी कोचिंग सेंटर्स में अक़लियती और दलित तलबा के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। औरंगाबाद के ट्रेनिंग सेंटर के तलबा ने डायरेक्टर पर ही इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद कर दिया है। साथ ही माहाना मुशाहरे के मामले में भी भेदभाव का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में प्री आईएएस आईपीएस मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी के 6 मराकज हैं। इन मराकज में 3 जुमरों में तलबा को दाखिले दिए जाते हैं। जिन तलबा को दाखिला मिलता है उन्हें बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से मुशाहरा भी दिया जाता है, लेकिन माहाना मुशाहरे के मामले में अक़लियती तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक का मामला उजागर हुआ है। प्री आईएएस आईपीएस के औरंगाबाद कोचिंग सेंटर के अक़लियती तलबा का कहना यही है कि उन्हें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि उन्हें 4000 रुपए माहाना मुशाहरा दिया जाएगा, लेकिन कोर्स की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें इजाफी मुशाहरा नहीं मिल पाया। जबकि सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि इस ताल्लुक से हुकूमत को सिफारिशी मकतूब रवाना कर दिया गया है। हमने रात 3 महीने तक राह देखी, 3 महीने तक हमें कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिला। और अप्रैल में जब स्टाइपेंड आया तो हमें पता चला कि वो 2000 के हिसाब से स्टाइपेंड मिला, मतलब जो रिवाइज स्टाइपेंड था वो माइनॉरिटी के बच्चों को रिवाइज स्टाइपेंड मिला ही नहीं। जनरल कैटेगरी के बच्चों ने जो एडमिशन लिया है उनको 4000 स्टाइपेंड मिला है, और जिनका बार्टी कोटे से एडमिशन लिया है उनको 7000 रुपये से है, और हमें तो इस सबसे केवल 2000 से मिला है। बच्चों ने हमारे पास कंप्लेंट्स दिए थे, मैंने वो गवर्नमेंट की तरफ भेज दिया है, और हमारा जो डायरेक्टर ऑफिस है उनके तरफ भी मैंने दिया हुआ है कि भेज दिया है कि भाई इनका स्टाइपेंड जो है कम है और सभी बच्चों को एक जैसा स्टाइपेंड मिलना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट जो है हमने भेज दिया है। प्री आईएएस आईपीएस के औरंगाबाद कोचिंग सेंटर के तलबा का कहना है कि 80 तलबा को दाखिला दिया जाता है, जबकि क्लासरूम में महज 40 बच्चों के बैठने की गुंजाइश है। इसके अलावा माइनॉरिटी कोटे से दाखिला लेने वाले तलबा को हॉस्टल में दाखिले की इजाजत नहीं है। इस्तफसार करने पर मामला अक़लियती कमीशन के सिर थोप दिया जाता है। इसके अलावा तलबा का ये भी दावा है कि महज 40% तलबा को ही स्टाइपेंड मिला है। ताहम सेंटर के डायरेक्टर ने स्टाइपेंड रोकने का कुछ और जवाब पेश किया। बार्टी कैंडिडेट्स और जनरल कैटेगरी की या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, ऐसे बच्चों को हॉस्टल में लीगल एडमिशन मिलता है, लेकिन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है, उनको बोले तो रेगुलर स्टाइपेंड दिया जाता है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते और एडमिशन लेते हैं और आते नहीं है, उनको स्टाइपेंड हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। प्री आईएएस औरंगाबाद कोचिंग सेंटर में रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। इन्हें हॉस्टल की सहूलत नहीं है, वो किराए के मकानों में रहने पर मजबूर है। उधर सेंटर के डायरेक्टर का दावा है कि तलबा में तालीमी रुझान को यकीनी बनाने के लिए हाजिरी यानी अटेंडेंस को लाजमी करार दे दिया गया है, लेकिन मुशाहरे के मामले में बढ़ता जाने वाला इम्तियाज ये साफ जाहिर करता है कि अक़लियती तलबा के ताल्लुक से हुकूमत आखिर कितनी संजीदा है और उनकी मंशा क्या है। मुसाबिकती दौर में शामिल तलबा ने हुकूमत पर हिरासानी का भी इल्जाम लगाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
सेंट्रल रेलवे के छोटे स्टेशन में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्टेशन मुंब्रा माना जाता है। यहां से यौमिया 1.25 लाख मुसाफिरीन बजरिए लोकल ट्रेन सफर भी करते हैं, लेकिन स्टेशन पर एस्केलेटर न होने से ज़ईफ, ख़वातीन और मरीज मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ खुदकार जीना लगाने का कई बार मुतालबा किया गया, लेकिन रेलवे की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी के खिलाफ MIM यूथ सदर सैफ पठान ने भूख हड़ताल की, जिस पर महकमे के ऑफिसर्स ने मुंब्रा में 6 माह के अंदर खुदकार जीना नस्ब करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई। फने तुगरा नवीसी एक मादूम फन बन चुका है। मौजूदा दौर में तुगरा नवीसी फन के जानकार शायद ही कहीं मिल पाए, लेकिन इल्म और अदब के चाहने वालों के लिए सरहदें यकीनन कोई मायने नहीं रखती। शारजा में तुगरा नवीसी का फन सीखने वाले फनकार सैयद मूसा के नादिर और नायाब तुगरों की नुमाइश का खास एहतमाम सर सैयद कॉलेज में किया गया। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद के सर सैयद कॉलेज में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सैयद मूसा के अरबी तुगरों की नुमाइश का खास एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का इब्तिदा रहबर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन तिलावत अली के हाथों अमल में आया। इस मौके पर फनकार सैयद मूसा ने तुगरा नवीसी फन की बारीकियों से तलबा व तालिबात को रोशनास करवाया। सैयद मूसा के मुताबिक पिछले 40 वर्षों से वो फन खत्ताती पर तबाज़माई कर रहे हैं, लेकिन बदलते हालात के पेश नजर उन्होंने तुगरा नवीसी का फन शारजा जाकर सीखा और अब मुल्क भर में इसकी नुमाइश कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, समझिए आप, इसमें थोड़ा बहुत आमदनी का जरिया भी होता है बकौल हमारे तिलावत साहब के, और थोड़ी जो है हमारे को अच्छी खिदमत हो सकती। अब ये क्या है भाई, हमारा बाज़ार मुस्तफ़ा ख़रीदार खुदा। तुगरा लिखना और तुगरे के फ़न से वाकिफ़ बहुत कम लोग रह गए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मूसा साहब को जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं कि बेहतरीन फनकार हैं। तुगरा नवीसी की इस नुमाइश में तलबा व तालिबात और असातिज़ा को अरबी आयात पर मबनी खूबसूरत तुगरे देखने और तुगरा नवीसी के फन को समझने का करीब से मौका मिला। इस मौके पर कॉलेज की तालिबात की ख्वाहिश पर सैयद मूसा ने औरंगाबाद के तलबा व तालिबात को इस फन से वाकिफ करवाने के गुर सिखाने पर अपनी रजामंदी खुशी से जाहिर की। नुमाइश में रखे गए कई अरबी के तुगरे हाथों हाथ लिए गए। ये खत्ताती के बहुत नादिर व नायाब नमूने मुझे नज़र आ रहे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज की तमाम तालिबात इसको सीखने में दिलचस्पी रखती हैं। इस खत्ताती को अगर हर लड़की सीखे और उसे, जैसे कि मैम ने कहा कि मायनों के साथ उसे जानने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मायनों के साथ उसकी नुमाइश होंगी। इस तरह अगर खत्ताती को मायने के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा, हर कोई उसे पढ़कर लिखकर अपने लाइफ में अप्लाई करेगा। तुगरा नवीसी का फन मादूम होता जा रहा है, लेकिन सैयद मूसा जैसे धुन के पक्के लोग ही इस फन को नई जिला भी बख्श रहे हैं। औरंगाबाद में अगर इसकी बाकायदा तरबियत का इंतजाम हो जाता है तो नए फनकारों की एक खेप तैयार हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से असरुद्दीन की रिपोर्ट। साबिक रियासी वजीर बाबा सिद्दीकी ने अकोला जिले का दौरा करके अक़लियतों के मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत भी दी, ताकि समाजी और सियासी ताकत के जरिए अपना लोहा मनवाया जा सके। एक रिपोर्ट। किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके तालीमी, मुआशी और सियासी सूरत हाल की सतह मुतवाज़न होना ज़रूरी है, और मौजूदा वक्त में अक़लियती तबके का तवाज़ुन इस मामले में बिगड़ा हुआ है। अक़लियतों के इन्हीं मसाइल को ज़मीनी सतह पर समझने और उसके हल के लिए लाहे अमल तैयार करने का मनसूबा महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर बाबा सिद्दीकी ने बनाया है, जिसके लिए इन्होंने अकोला ज़िले के अक़लियती तालीमी इदारों, वक्फ ट्रस्टों और मुख्तलिफ मामलात का जायज़ा लिया। हम लोगों में अगर जब तक ना इत्तफाकी रहेगी, हमारे कौम का कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ये बुनियाद है, और मैं समझता हूं हर मजहब की बुनियाद है, और हम लोग पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हमने बुनियादी पे ये जो एजुकेशन है इस पे ध्यान नहीं दिया। अकोला के खस्ता हाल सलम इलाके भगतवाड़ी का दौरा करके
बाबा सिद्दीकी ने बदहाली के लिए मुकामी इंतजामिया पर सौतेले सलूक का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही इस इलाके में वाक़ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल में पढ़ने वाले गरीब तलबा और तालिबात में 700 स्कूल बैग तकसीम किए। आज नर्सरी से लेकर 12वीं तक ये इलाके में बिना अनुदानी की स्कूलें चलाना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा कारनामा है। और हमारे बाबा सिद्दीकी साहब ने आकर हमारी हौसला अफजाई की, हमारी इन बच्चियों को बैग तकसीम किए, बच्चियों को नकाब दिए, बच्चियों को मशीना दिए। बाबा सिद्दीकी ने अकोला शहर, पातूर, बालापुर और बाड़े गांव जैसे मकामात पर जाकर विचार मंच के बैनर तले मुख्तलिफ इशूज पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। इस दौरान इन्होंने तमाम पार्टियों के मुस्लिम लीडरों, मजहबी अकाबरीन और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला जुमेरात को सुबह 11 बजे हो सकता है। सीएलपी लीडर सिद्धरमैया ने जुमेरात को तहरीक एतमाद का सामना करने की बात कही है। इस दौरान कर्नाटक असेंबली स्पीकर KR रमेश कुमार ने सख्त हंगामों के बाद असेंबली की कार्रवाई अगली जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी है। वहीं काउंसिल की कार्रवाई भी सख्त हंगामों के बाद कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला जल्द ही हो सकता है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज फिर असेंबली की कार्रवाई का सख्त हंगामों के दौरान आगाज हुआ। सीएम कुमारस्वामी के तहरीक एतमाद के काउंटर में बीजेपी ने भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश की, सीएम से इस्तीफे का मुतालबा किया। तमाम स्पीकर R रमेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तहरीक एतमाद या अदम एतमाद पर गौर करने की बात कही। इस दौरान सीएलपी लीडर सिद्धरमैया ने कहा कि हुकूमत जुमेरात को सुबह 11 बजे तहरीक एतमाद का सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल कांग्रेस और जेडीएस खेमे में 99 अरकान हैं, जबकि बीएसपी के वाहिद एमएलए की भी मखलूत हुकूमत को ताईद हासिल है। वहीं बीजेपी के पास पार्टी के ही 105 अरकान हैं, साथ ही 2 आजाद अरकान असेंबली की भी इसे ताईद हासिल है। आज की तारीख में देखा जाए तो बीजेपी के खेमे में अक्सरियत नजर आती है। ताहम तहरीक एतमाद का सामना करने के लिए मखलूत हुकूमत के पास मजीद 2 दिनों की मोहलत है। ऐसे में कांग्रेस जेडीएस खेमे से किसी चमत्कार की भी तवक्को की जा रही है। इस दौरान असेंबली सेशन के आगाज से कबल काफी सियासी सरगर्मियां देखी गयी। स्पीकर रमेश कुमार ने अपने दफ्तर में सीएम कुमारस्वामी, सिद्धरमैया, DK शिव कुमार और जमीर अहमद खान से तबादला ख्याल किया। इससे कबल बीजेपी लीडरान ने भी रमेश कुमार से मुलाकात की और पीर को ही तहरीक एतमाद लाने की गुजारिश की। सेशन के आगाज से कबल कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी हुई, जिसमें मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 मजीद बागी एमएलएज के इस्तीफों पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। 10 एमएलएज के इस्तीफों की समाअत के साथ ही इन 5 एमएलएज की दरख्वास्तों पर भी सुप्रीम कोर्ट मंगल को समाअत करेगा। दूसरी जानब मुंबई में मुकीम 14 बागी एमएलएज ने मुंबई पुलिस को एक मकतूब रवाना करके कांग्रेस लीडरान से खतरे का खदशा जाहिर किया है। बागी एमएलएज का कहना है कि वो सीनियर लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद या किसी और लीडर से कतई मिलना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस लीडरान से इन्हें संगीन खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए इम्कानी सूरत हाल में इन लीडरों को उनसे मिलने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। दरअसल बीजेपी के रियासती सदर असेंबली में अपोजिशन लीडर BS येडियुरप्पा ने कहा कि तादाद इनके हक में है, इसलिए वो जुमेरात तक का इंतजार करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जवाद मीर की रिपोर्ट। और इस दौरान कांग्रेस के लिए राहत की खबर। बागी एमएलएज में नुमाया मुकाम रखने वाले साबिक वजीर रामलिंगा रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी करने के इशारे दे दिए हैं। रामलिंगा रेड्डी ने अपने इस्तीफे के ताल्लुक से स्पीकर के रूबरू पर्सनल हियरिंग से खुद को दूर ही रखा और ऐसे में समझा यही जा रहा है कि रामलिंगा रेड्डी बागियों में से कुछ को मनाने में कामयाब हो भी जाएंगे। रामलिंगा रेड्डी 7 बार के एमएलए सिद्धरमैया हुकूमत में वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अगर उनमें से 3 एमएलएज भी वापस आते हैं और तहरीक एतमाद में हुकूमत की तायद करते हैं तो मखलूत हुकूमत कम अज़ कम मजीद 6 माह के लिए बच सकती है। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ कर्नाटक में भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खास मुहिम शुरू की। आज से शुरू हुई इस मुहिम का उन्वान
बाइज्जत जियो बेखौफ जियो रखा गया। ये मुहिम 1.5 महीने तक जारी रहेगी। मुहिम के जरिए हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए मुस्तकिल कानून बनाने, नकली रक्षकों पर लगाम कसने, समाज में नफरत फैलाने वाली तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दीगर मुतालबात हुकूमत के सामने पेश किए जाएंगे। साथ ही अवाम में बेदारी भी पैदा की जाएगी। बेंगलुरु में PFI के नुमाइंदों ने बताया कि कर्नाटक में भी हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और ऐसे में मरकजी और रियासती हुकूमतें इस मसले के हल के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। ये 15 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाए जाने वाली एक मुहिम है। क्या है उन्वान? इसमें बाइज्जत जियो बेखौफ जियो इसका उन्वान है। आज जो लोगों के अंदर डर है, जो डर का माहौल पैदा हो चुका है, जहां देखे वहां पर मॉब लिंचिंग की एक गुम पाकर लोगों को, निहत्थे लोगों को रास्तों में मारकर, बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ मारकर जो चली जा रही है, इसकी वजह से जो है हिंदुस्तान में एक बहुत ही एक डर का माहौल जो है आज पैदा हो चुका है। कर्नाटक के अंदर भी एक दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में होन्नाली बोल के इधर एक दयानंद खान बोल के एक 20 साल का एक नौजवान था, उसका ऊपर भी वैसा एक मॉब लिंचिंग हुआ बोल के एक रिपोर्टिंग है। वो कर्नाटक में भी एक रिपोर्टिंग हुआ है। ये भी बहुत बड़ा एक कर्नाटक जैसा एक स्टेट के अंदर भी वैसा एक इंसिडेंट हो रहा है बोल के बोले तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। देखिए, एक हफ्ते के पहले मैंगलोर में एक आम का एक 4 बजे के उन्होंने आंध्रा से आम ला रहा है, वहाँ 4 बजे को आकर सालों से उन्होंने आम का काम कर रहा है, मैंगलोर सेंट्रल मार्केट को लेके आ रहे हैं, वहाँ आकर इनको मारे हैं, लेकिन उन्होंने बचकर उन्होंने भागे, उन्होंने बच गए। कई हजार अफराद को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार होने वाले IMA कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान ने एक और वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में मोहम्मद मंसूर खान ने कहा है कि वो 24 घंटों के अंदर वतन वापस आने के लिए तैयार हैं और मामले की जांच कर रही SIT को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद मंसूर खान ने वीडियो में ये सवाल भी किया कि क्या बेंगलुरु पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगी। आपको बताएं कि मोहम्मद मंसूर खान का ये दूसरा वीडियो पैगाम है। कई दिनों से मैं हिंदुस्तान लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से और मेरा कार्डियक और डायबिटिक इशू आउट ऑफ कंट्रोल रहने की वजह से तकरीबन 1 महीने से मैं बेड रेस्ट में रहा और पैल्पिटेशन थोड़ा आज कंट्रोल में रहने की वजह से आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस आऊँगा, लेकिन मेरी कार्डियक का ट्रीटमेंट सही से ना होने की वजह से जो 3 ब्लॉक्स हैं वो ग्रोथ होके 90% और 80% ब्लॉकेज बढ़ गए हैं और डायबिटिक लेवल भी 600 के नीचे नहीं उतर रहा था, तो मेजर प्रॉब्लम था। आई कुडंट अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर हियर, लेकिन फिर भी बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अगले 24 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा और मैं ओन विल, मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा यकीन है और मैं आने का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं अगले 24 घंटे में इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मेरा हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जो प्रेशर एंटी सोशल एलिमेंट्स और पॉलिटिशियंस ने बना दिया था, उसकी सबब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से निकलना पड़ा और अभी तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरी फैमिली कहाँ है, किस हालत में है। और इस सब के बीच हलाल सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली IMA कंपनी के मामले में चंद उलमाए कराम पर भी लगातार उंगलियां उठ ही रही हैं।
SIT نے مولانا حنیف افسر عزیزی کو گرفتار کیا. اس پورے معاملے میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا چند علماء نے ملت کو گمراہ کیا؟ اس سنگین مسئلے پر بنگلورو میں نیوز 18 اردو نے جمعیت العلماء ہند کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی سے خاص بات چیت کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی صاحب. قاسمی صاحب، تشویش کی بات ہے جی. علماء کے بارے میں جو اس سلسلے میں اس پر الزام تراشیاں ہیں، میں اس کو درست نہیں مانتا. تمام علماء کے لیے نہیں، چند علماء کرام، علماء کے لیے بھی میں درست اس لیے نہیں مانتا کہ کچھ علماء نے اس کی ظاہری شکل و صورت کے درست ہونے کی بات کہی ہے، کچھ علماء نے خارجی ذرائع سے اس کے شرعی اعتبار سے درست نہیں ہونے کی بات کہی ہے. تو یہ ایک علمی اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے اسے درست کہا، کچھ لوگوں نے درست نہیں کہا، لیکن کسی عالم نے کسی پر زبردستی نہیں کی کہ آپ جو ہے انویسٹ کریں، سرمایہ کاری کریں. بلکہ جن لوگوں نے تحریرات اس سلسلے میں لکھی ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ بھی کمپنی کے باقی رہنے یا ڈوبنے کی ذمہ داری ہماری نہیں، ہمیں اس کا علم ہے. آپ لوگ اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی تحقیقات کے ذریعے آپ سرمایہ کاری کریں. لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے علماء کرام کے بیانات کو سن کر اپنا پیسہ لگایا. ظاہر سی بات ہے، علماء کرام جو ہے داڑھی کٹانے کو حرام کہتے ہیں، سودی کاروبار کو حرام کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا طبقہ اس تقریر کو سنتا ہے 90% بے داڑھی ہوتے ہیں. یہ ہر جمعہ میں یہ بات کہی جاتی ہے. تو اگر علماء کے اتنے فرما بردار ہیں تو سبوں کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، سبوں کو جو ہے سودی کاروبار سے بچنا چاہیے. بہرحال اس پورے واقعے کے بعد اب آپ علماء کرام سے کیا گزارش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ریاستی صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس جذبے کو، حرص کے، لالچ کے جذبے کو ختم کریں اور جو ہے حلال آمدنیات کے ذرائع تلاشیں. اور جہاں تک ہماری اپنی برادری ہے، ان کی کو جو ہے اس قسم کے مسائل میں تنہا کوئی رائے قائم کرنے سے بہتر ہے علماء کی ایک پوری جماعت بیٹھ کر کے غور و خوض کر کے ایک مشترکہ کوئی مشترکہ پیغام لوگوں کے سامنے لائے تو ہر آدمی محفوظ رہے گا. تنہا رائے کا اظہار کریں گے تو وہ پریشانی میں آئے گا. اس بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.